हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एजुकेशन पॉइंट चैनल पे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पुलिस की नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुकी है। तो इसी के साथ हमारा जो एक न्यू जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है वो रहेगा टीजीटी कमीशन। ये जो हमारा जो न्यू बैच है ये स्टार्ट होने जा रहा है 4 नवंबर से। तो कोई भी स्टूडेंट अगर अपनी तैयारी को अच्छी शेप देना चाहता है या अपनी जो सरकारी नौकरी को पाना चाहता है तो जल्दी से जल्दी इस बैच से जुड़े और आप अधिक जानकारी के लिए जो है आप दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के बीच हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय में सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर किसी पर्सन को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको कितने टाइम के अंदर जो है नजदीकी मजिस्ट्रेट में पहुंचाना ही पड़ता है। तो ऑप्शन ए के 12 घंटे, ऑप्शन बी है 18 और सी है 24 घंटे या डी है 36 घंटे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि जब भी पुलिस किसी भी पर्सन को गिरफ्तार करता है तो उसको जो है 24 घंटे के अंदर जो है नजदीकी मजिस्ट्रेट में पहुंचाना ही पड़ता है। तो ये आपने ध्यान रखना, ये हमारा जो है आर्टिकल 20 में ये चीज मेंशन करी गई है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट से डील करता है। तो चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि स्टेट राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद भारत में कितने राज्य हो गए। तो इसमें बताया गया कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956 का, इसके तहत कितने राज्य और कितने यूटी जोड़े गए थे। तो ऑप्शन ए है 22 प्रदेश और 9 यूटीज, और 22 प्रदेश और 6 यूटी, 14 स्टेट एंड 9 यूटीज एंड 14 स्टेट एंड 6 यूटी। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमारा जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था इसके तहत जो है पहली बार जो है 14 राज्य बने थे और 6 जो है इसमें यूटी ऐड करी गई थी। तो धीरे धीरे फिर इसके बाद जो क्या हुआ, अन्य राज्यों को बनाने का जो है यहाँ पे इनको ऐड किया गया धीरे धीरे। और दूसरी चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो हमारा जो लैंग्वेज के आधार पे जो पहला राज्य बना था वो बना था आंध्र प्रदेश। तो वो बना था आंध्र प्रदेश, तो याद रखना है। तो दूसरी चीज, और इसको किस लैंग्वेज के आधार पे जोड़ा गया था, तो इसको जो है तेलुगु लैंग्वेज के आधार पे इसको जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था, तो इसको जो है 1953 में जो है पहली बार ये जो है राज्य भाषा के आधार पे जो पहली स्टेट बनाई गई थी। तो इसलिए जो है ऑप्शन जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है 61 अमेंडमेंट 1988 द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 से 18 कर दी गई। वयस्क मताधिकार की आयु किस अनुच्छेद में बताई गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पे ये बताई गई कि जो अमेंडमेंट हुई थी, पहले जो है वोट की डेट जो है एज जो है 21 थी, फिर इसको जो है कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। पहली चीज तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये जो अमेंडमेंट कब हुई थी, तो याद रखना 61 अमेंडमेंट 1988 के तहत। अब इसमें बताया गया ये कौन से आर्टिकल में ये पावर दी गई। तो ऑप्शन ए है 322, ऑप्शन बी है 326, ऑप्शन सी है 326 और ऑप्शन डी है 330। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि आर्टिकल 326 यानी 326 के तहत जो है ये बोला गया है कि जो लोकसभा एंड जो विधानसभा के जो चुनाव होंगे वो एक व्यस्क मताधिकार पे आधार पे करवाए जाएंगे, यानी एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पे इनको करवाया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया कि संविधान में संशोधन करने के लिए बिल को राष्ट्रपति के सामने सहमति देने से पहले निम्न में से किस सदन में पेश किया जाना चाहिए। यानी जो एक प्रेसिडेंट के द्वारा जो एक बिल पेश किया जाता है उसमें प्रेसिडेंट की सहमति होती है, तो सहमति के लिए उसको किस सदन में पेश किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है लोकसभा में पेश और पारित किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी है राज्यसभा में पेश और पारित किया जाना चाहिए, ऑप्शन डी है लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाना चाहिए, या ऑप्शन डी है लोकसभा में पेश होकर राज्यसभा में पेश किया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि जब हम बात करेंगे बिल की तो बिल जो है जनरली लोकसभा एंड राज्यसभा में पेश किया जा सकता है इनको। और जब हम बात करेंगे ओनली मनी बिल एंड जो फाइनेंस बिल है तो उनकी जब हम बात करेंगे तो वो डायरेक्टली ओनली एंड ओनली लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, जो जब बात करेंगे हम यहाँ पे एनी बिल की तो ये लोकसभा एंड राज्यसभा में पेश किए जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन
सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में बताया गया कि भारत में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल कब लगा सकता है। तो बात करेंगे हम फाइनेंस इमरजेंसी की। फाइनेंस इमरजेंसी जो है कब लगाई जा सकती है। ऑप्शन ए, अगर उसे लगता है कि वित्तीय स्थिरता का खतरा है। ऑप्शन बी है सरकारी व्यवसाय करने की असाधारण खर्चों को पूरा करने के लिए, यदि मंत्री परिषद को कैग से एक रिपोर्ट मिलती है और इसकी सिफारिश की जाती है। ऑप्शन डी है राज्य बहुमत से सिफारिश करके। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट को, अगर फाइनेंस इमरजेंसी कब लगा सकता है, तो फाइनेंस इमरजेंसी तब लगा सकता है अगर प्रेसिडेंट को लगे कि जो हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी या जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो क्या उसको जो है खतरा हो चुका है, यानी हमारा जो फाइनेंस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो बात करेंगे हम यहाँ पे फाइनेंस इमरजेंसी की। फाइनेंस इमरजेंसी, तो फाइनेंस इमरजेंसी जो है आर्टिकल की जब हम बात करेंगे वो है आर्टिकल 360। और जो फाइनेंस इमरजेंसी जो है आज तक जो है एक बार भी नहीं लगी है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है, लाइक पुलिस पटवारी जो भी एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछाता है कि फाइनेंस इमरजेंसी जो है आज तक कितनी बार लग चुकी है। तो नथिंग, एक बार भी इसमें इमरजेंसी नहीं लगी। तो जनरली जो है 3 टाइप्स की इमरजेंसी होती है। एक तो आपने ध्यान रखना, एक तो नेशनल इमरजेंसी होता है, दूसरी स्टेट इमरजेंसी होता है, एंड थर्ड जो है फाइनेंस इमरजेंसी। बात करेंगे हम नेशनल इमरजेंसी की तो आर्टिकल 352, और जब स्टेट इमरजेंसी की बात करेंगे तो 356, एंड फाइनेंस इमरजेंसी तो आपने देख लिया आर्टिकल 360 के तहत ये लगाई जाती है। तो ये था इसका जो राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है कि भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो बात करेंगे हम यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विस की, ऑल इंडियन सर्विस। तो ऑल इंडियन सर्विस की जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो बात करेंगे ऑल इंडिया यानी अखिल भारतीय सेवाओं की। तो इसमें बताया गया कि इसकी शुरुआत जो है किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए इसका ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, भारतीय प्रदेशों के 2/3 पार्ट का, और या अंतरराज्य परिषद। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। क्योंकि जब हम बात करेंगे हमारे संविधान का, जब आर्टिकल हम देखेंगे आर्टिकल 312, इसमें बताया गया है कि जो हमारी राज्यसभा है वो पावर देगी पार्लियामेंट को कि आप जो है ऑल इंडिया सर्विस जो है क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस का वर्णन किया गया है। अगर कल दिन के लिए कोई और सर्विस यहाँ पे ऐड करनी होगी तो इसमें स्पेशली पावर देगा कौन, राज्यसभा। राज्यसभा यहाँ पे आपने ध्यान रखना है वो अपनी 2/3 की मेजोरिटी से ये चीज जो है पास करता है, और फिर पार्लियामेंट को पावर दे सकता है कि आप ऑल इंडिया सर्विस जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी राज्यसभा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है। यानी जब हम वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाना चाहें तो हम उसके लिए किसके द्वारा जो है इसको हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए ओनली लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों, या फिर लोकसभा एंड राज्यसभा के संयुक्त सत्र के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ओनली राज्यसभा। क्योंकि राज्यसभा को स्पेशली पावर दी गई है, वो उपराष्ट्रपति को उसके पद से क्या कर सकता है, उसको पद से हटा सकता है। यानी रिमूवल प्रोसेस की हम बात करेंगे तो रिमूवल प्रोसेस जो है आर्टिकल की जब हम बात करेंगे तो वो है आर्टिकल 67। इसके तहत जो है उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं, अगर वो हमारे संविधान का उल्लंघन करता है तो जो है उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। बात करेंगे हम राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है वो होता है आर्टिकल 61 के तहत। तो इसमें जो है एनी हाउस ही काम कर सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वो किसी भी सदन में उसको लाया जा सकता है इम्पीचमेंट के लिए। तो बट यहाँ पे आपने ध्यान रखना, ये उपराष्ट्रपति की बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है ओनली इसको राज्यसभा के द्वारा ही हटाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया, यानी बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। तो अमेंडमेंट, जब हमारे संविधान में अमेंडमेंट का प्रोसेस होता है तो अमेंडमेंट किसी भी चीज को ऐड ऑन करना, किसी भी चीज को रिमूव करना, उस चीज को हम अमेंडमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन है जर्मनी, साउथ अफ्रीका, स्पेन या इटली। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से हमने ये चीज बोरोड करी है कि हम अपने संविधान में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो बात करेंगे हम संशोधन की, तो इसके लिए आर्टिकल याद रखना है 368। तो इसके तहत हम अपने संविधान में जो है संशोधन कर सकते हैं, और ये हमने लिया कहां से, तो ये हमने जो है साउथ अफ्रीका से इस चीज को बोरोड किया गया है। तो चलिए
तो इसका जो राइट आंसर है वो है साउथ अफ्रीका। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, गोपनीयता के निहित अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है जिसके तहत भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से एक है। यानी बताया गया है कि राइट टू प्राइवेसी, गोपनीयता का अधिकार। दूसरा बताया गया कि पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान के कौन से अनुच्छेद में रखा गया है। ये कहा गया है कि जो पर्सनल लिबर्टी है और दूसरी जो आपकी जो राइट टू प्राइवेसी है वो कौन से आर्टिकल में बताई गई। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 23। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 के तहत जो है हमें अपनी राइट टू प्राइवेसी दी गई है एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करी गई है। तो बात करेंगे हम आर्टिकल 17 की। तो 17 में जो है जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया है पूरी तरह से। और आर्टिकल 19 में भी आपने ध्यान रखना, इसमें भी आपको 6 टाइप की फ्रीडम दी गई है, तो ये फ्रीडम से डायरेक्ट डील कर रहा है। और आर्टिकल 23 में जो है इसमें जो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर की बात करेंगे, जो कि राइट टू एक्सप्लोटेशन की बात करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, जो हमारी पर्सनल लिबर्टी है, वो आर्टिकल 21 के तहत इसको डील किया गया है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी इसमें बताया गया कि हमारे संविधान का ऐसा कौन सा पार्ट है जो अमेंड नहीं किया जा सकता, जिसको हम संशोधित नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार, तो ऑप्शन डी है न्यायिक समीक्षा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा न्यायिक समीक्षा। यानी ये जो जुडिशियल रिव्यू होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दी गई है, वो अपने फैसले के ऊपर क्या ले सकता है, वो अपने फैसले के ऊपर जो है रिव्यू ले सकता है, एक समीक्षा कर सकता है। तो ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसका कोई भी अमेंडमेंट की बात नहीं करता है। प्रस्तावना की बात करेंगे हम, तो इसमें भी एक बार अमेंडमेंट हुआ है। तो हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी की, तो डीपीएस में भी आपको यहाँ पे अमेंडमेंट देखने को। उसी तरह से फंडामेंटल राइट भी आपने देखा होगा, जिससे राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी को भी हमने क्या किया है, रिमूव किया है। बट ये जो चीज है जुडिशियल रिव्यू है, इसको जो है इसके लिए जो कोई भी प्रोविजन यहाँ पे नहीं किया गया है। तो ये थे हमारे कुछ टॉप 10 क्वेश्चन। और फ्रेंड, जो भी आपको अगर कोई क्वेश्चन में कोई डाउट्स है या आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो आप जो है जल्दी से लाइक करिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।